Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of civics and lesson number 4 the making of laws. Okay, तो इस लेसन में हम कानून या कायदे जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको किस तरह से मेक किया जाता है ना, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. In the context of the democratic form of government, a law is a rule of conduct established and enforced by the legislature, parliament, comprising elected representatives of the people, is the highest law-making body in India. अपने भारत में जो लॉ मेकिंग बॉडी जो है, सबसे हाईएस्ट जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है? जो लोग, मतलब जो पीपल्स है, जो पार्लियामेंट में, जो संसद में या फिर जो लेजिस्लेचर जो बॉडी है अपनी, है ना, लोकसभा, राज्यसभा जो भी है, संसद जो है, पार्लियामेंट, वहां पे जो लोग वो इलेक्शन के थ्रू जो इलेक्ट करके वो वहां पे भेजते हैं, है ना, अपने गवर्नमेंट में जिनको वो लीडर्स बना के वहां पे भेजते हैं, वो उनके थ्रू वो लॉ के जो रूल्स होते हैं उसके थ्रू वो जो भी अपनी गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश्ड होती है ना. और जो भी लॉ मेकिंग बॉडी के सबसे मेन पार्ट्स है. In this chapter you will read how new laws come into force, why some laws become controversial and what kind of response they get from people who are affected by them. हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे नए लॉज, नए कानून कायदे जो है वो जैसे आते हैं, नए कानून जो निर्माण होते हैं, तो कुछ ऐसे कानून कायदे जो होते हैं वो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी की जाती है ना, और उसको लोग ही उसके लिए अफेक्ट, मतलब रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का कैसे होता है उसमें, और उसका अफेक्ट क्या पड़ता है. नए कानून कायदे जब आते हैं तो उसका अफेक्ट क्या पड़ता है लोगों के ऊपर. ठीक है. पहला पॉइंट है लॉ मेकिंग इन इंडिया. अपने इंडिया में लॉ मेकिंग कैसे किया जाता है. इन एंशिएंट इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ किंगडम्स ईच ऑफ व्हिच हैड इट्स ओन सेट ऑफ लॉज बट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अपने प्राचीन भारत में कुछ ऐसे नंबर ऑफ ऐसे राज्य थे, है ना. पहले राजाओं का चलती थी, है ना. तो राजा जो थे वो अपने खुद के लॉज बनाते थे, खुद के लॉ वो वहाँ अपने राज्य में वो फॉलो करते थे. लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन को इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने. वो मतलब एक गवर्नमेंट जैसे प्रशासन होती है, वो अपने मतलब लॉ बनाती है और बाकी लोगों पे वो लॉ जो है वो थोपती है, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं वो सारे, है ना. इस तरह के मतलब एक प्रशासन जो था वो ब्रिटिशों ने उसको अपने इंडिया में लागू किया था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल इंडियन टेरिटरीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल वेयर टू फॉलो द सेम कोड ऑफ लॉ. तो उसी सिस्टम के हिसाब से अपने भारतीय जो भी प्रदेश थे, अपने इंडियन जितने भी टेरिटरीज थे, वहाँ पे सभी जो प्रदेश थे वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में आ चुके थे, और सारे प्रदेश के सारे लोग जो थे फिर वो उनके ही उस रूल को, उस लॉ को वो फॉलो करने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन पर दबाव डालते थे, उनको वही रूल फॉलो कराने लगाते थे. The British tried to bring equality among all Indians by abolishing caste and class discrimination. ब्रिटिशों ने ये कोशिश की कि वो मतलब सारे भारतीयों में कैसे एक जैसे कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता था, है ना, जाति के ऊपर, वर्ग जो भी है, उसमें इक्वलिटी जो है वो उसमें आनी चाहिए. ठीक है. इसलिए वो ट्राई करते थे. बट दिस इक्वलिटी रिमेन्ड ऑन पेपर ओनली. लेकिन ये जो इक्वलिटी थी वो सिर्फ एक पेपर पे ही लिखी रह गई, वो किसी ने भी उसको अमल में नहीं आने दिया. देयर वेर डिफरेंट लॉज फॉर इंडियंस एंड इंग्लिश. तो इसमें भारतीयों के लिए और इंग्लिश लोगों के लिए अलग अलग लॉ दिए गए थे. इन मेनी केसेस द ब्रिटिश लॉज वेयर ऑल्सो आर्बिटरी. लेकिन उस कुछ केसेस में जो थे ब्रिटिशों के जो कानून या जो कायदे जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स नहीं थे. ठीक है. वो आर्बिटरी मतलब एक टेम्पररी थे. Leaders of the Indian national movement dreamt of a nation which would be free from the arbitrary use of authority by the rulers.
जो भारत के जो भी लीडर्स थे, जो भी नेशनल मूवमेंट में है ना, जो भी अपने लीडर्स हो चुके थे, जो फ्रीडम फाइटर्स जो हो चुके थे, उन्होंने ये जो टेम्पररी जो भी रूल्स थे या जो भी लॉज थे, उनको उन्होंने रूल के अथॉरिटी में उनको यूज किया था। Their perception of a nation was based on the ideas of equality and justice for its entire people। और पूरे नेशन में, मतलब पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र में ये जो आइडियाज है, जो ये जो समानता और न्याय की जो कल्पना थी, उसके बेस पे सारे लोग जो थे, पूरे एंटायर जो जितने भी लोग थे, वो उस पर फिर भरोसा करने लगे थे। So they conceptualized governance not in terms of laws framed by an arbitrary rule or by a group of privileged class people, but in terms of laws framed by the elected representatives of the common people। उसके बाद जो गवर्नेंस जो आई, उसमें कुछ नए ऐसे, मतलब कोई टर्म्स और लॉ, कानून कायदे उसमें नहीं थे। तो उसमें कुछ जो टेम्पररी जो कुछ रूलर वगैरह हुए थे, उनका कुछ ग्रुप के थ्रू वो काम करने लगे थे। और जो क्लास, मतलब प्रिविलेज होती, नीचे वाले जो कास्ट के लोग जो थे, उनको भी उस कानून कायदे में उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने उनको शामिल किया, और बाकी जो भी कॉमन लोग थे उन सभी को वो अधिकार दिया गया। Thus, after independence, the members of the Constituent Assembly included several provisions in the Constitution that would establish the rule of law। और फिर उसके बाद जब अपना इंडिया स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तब जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेंबर्स थे असेंबली के, मतलब गवर्नमेंट के, संसद के जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने अपने फिर नए रूल्स, नए कायदे उन्होंने लागू किए। वन सच प्रोविजन वॉज द इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। उसमें जो प्रोविजन था, जैसे सभी को कानून के हिसाब से, कायदे के हिसाब से सब क्या कैसे है, इक्वल है, ये एक उनमें एक प्रोविजन, सबसे मेन जो लॉ था वो यही था। With the adoption of the constitution, our representatives in the parliament passed laws for the country, keeping in mind the principle of equality before law। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब उसको एडॉप्ट किया, एडॉप्शन हुआ, उसका स्वीकार जब हमने किया, तब पार्लियामेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे पार्लियामेंट में, उन्होंने पूरे ये जो लॉ था वो पास किया उन्होंने अपने कंट्री के लिए। और हमेशा अपने इक्वलिटी के, मतलब कानून के सामने, कायदे के सामने सभी कैसे है, इक्वल है, ये नियम उन्होंने अपने माइंड में रख के, अपने दिमाग में रख के वो सारे नियम जो थे वो उन्होंने लागू करवाए। Every year the members of parliament pass several laws and revise the existing one। हर साल जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसे लॉज जो है वो पास करते रहते हैं और हर साल उसको रिवाइज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ न्यू लॉज आर फॉर्मुलेटेड। नए लॉज कैसे फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं। लेजिस्लेशन आर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जो लेजिस्लेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, लोगों की जरूरतें और उनके रिक्वायरमेंट को समझने के ऊपर बेस्ड है। इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ एंड सेंसिटाइज द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ न्यू लॉ इन अ पर्टिकुलर फील्ड और टू चेंज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे समाज में, उनको मतलब उनकी ज़रूरतें जो थी वो बढ़ते जा रही थी, और लॉ के अनुसार जो भी, मतलब पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार जो भी नए लॉ बन के आते थे, है ना, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जाते थे, उसमें कुछ ऑलरेडी कुछ ऐसे चेंजेस उसमें हो जाते थे। The Parliament enacted the Right to Information Bill 2005, which received the President consent on 15 June 2005. This act was notified in the official gazette on 21 June 2005. उसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया एक लॉ उन्होंने निकाला जो था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब किसी भी चीज की जानकारी पाने का अधिकार, ठीक है, वो निकला था 2005 में। उसको प्रेसिडेंट ने कंसिस्ट किया था 15 जून 2005 में, ठीक है। और वो जो एक्ट था वो ऑफिशियली कब हमने उसको एक्सेप्ट किया था, 21 जून 2005 में।
दिस हैपन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल बाय द पीपल। ये सारे चीजें, ये सारे जो लॉज होने के लिए लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था। लेट अस नो हाउ द इशू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड बिकम अ लॉ। अब हम ये पता करते हैं कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया गया था और उसमें अटेंशन लाने के लिए पार्लियामेंट और लॉ के इसमें कितने मतलब क्या क्या इश्यूज हुए थे उसमें। ठीक है, तो सब नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। A movement demanding the right to information began when the people in Bhim Tehsil and extremely backward Tehsil of Rajasthan strongly felt the need to look into the documents related to public works। जो आंदोलन वगैरह होते थे उसकी जो डिमांडिंग होती थी वो क्या थी, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी का अधिकार। उसकी जब आंदोलन हुआ था उसके बारे में जब शुरुआत हुई थी उसकी, तो लोगों ने जैसे जो तहसील्स वगैरह होते हैं गांव में, जिले में, है ना, जो तालुके में, जैसे भीम तहसील, और ज्यादातर जो बैकवर्ड्स लोग थे उनकी जो तहसील थी वो राजस्थान में थी। बैकवर्ड तहसील जो थी राजस्थान की, वहां पे सबसे ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स जो थे पब्लिक वर्क्स के, लोगों के वर्क के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उससे रिलेटेड वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी थी। दिस नीड वॉज फेल्ट बिकॉज मेनी पीपल हु वेयर एम्प्लॉयड इन द पब्लिक वर्क्स वेयर बीइंग डिनाइड देयर फुल वेजेस। और इसमें जो थी मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ज्यादातर लोग फेल्ट हो गए, क्योंकि उसमें कई लोग, उसमें से जितने भी लोग थे वो कई लोग जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, है ना, एम्प्लॉयड जो थे पब्लिक वर्कर्स थे कुछ, है ना, तो इसकी वजह से उनका बैड इफेक्ट्स पड़ा था उसमें। बिटवीन 1999 एंड 2000 schools, dispensaries, small dams and community centers were being constructed in भीम तहसील। फिर बाद में 1999 और 2000 के बीच में स्कूल्स या फिर जो भी डिस्पेंसरीज थे या फिर जो छोटे मोटे डैम्स वगैरह जो थे या फिर कोई कम्युनिटी सेंटर्स जो थे वो सारे किसके कंस्ट्रक्टेड में आ गए, भीम तहसील के कंस्ट्रक्शन में आ गए। मेनी पीपल वेयर एम्प्लॉयड फॉर दिस वर्क। कई लोग उस काम के लिए वो मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय बन गए थे, मतलब वहाँ के वर्कर्स बन गए थे। The general fear among the villagers was the fund for the development work were being misused। ये सादे जो जनरल लोगों को, विलेजर्स को, जो गांव वाले जो लोग होते थे उनको एक डर बैठ गया था कि हमारे तरफ से जो भी फंड ये लोग जमा कर रहे हैं उसको वो उसका कुछ मिसयूज करेंगे, हम अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए हम जो फंड देते हैं उसका ये लोग क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। ऐसा उनको एक डर बैठ गया था। When they wanted to see the records to claim their full pay, the government official refused to show them the records on the ground that such records were confidential। लेकिन बाद में जब उनको उनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी पे किए थे लोगों ने, है ना, उनके पूरे फुल पेमेंट के पूरे रिकॉर्ड जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, उनको पूरा दिखाया गया था, है ना, तो फिर सारे लोग जो थे वो मतलब टेंशन फ्री हो गए और कॉन्फिडेंशियल वो रिकॉर्ड उन्होंने पूरा लिख के पूरा जमा करके रखा था। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन टू अप द पीपल्स कॉज। तो उन्होंने फिर एक जो ऑर्गेनाइजेशन चालू की थी जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसके थ्रू वो लोगों के जो बेरोजगार या फिर जो भी लोग थे उनके लिए वो काम करते थे। The मजदूर किसान शक्ति संगठन raised awareness on this issue through public hearings और जन सुनवाईज। ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था वो लोगों में अवेयरनेस, उनमें जागृति निर्माण करने के काम करते थे, और जो भी उनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे, कोई इश्यू अगर होते थे तो वो पब्लिक हियरिंग के थ्रू या फिर कोई जन सुनवाई, मतलब जैसे जज वगैरह बैठता है ऐसे, है ना, फिर लोग पब्लिक जो सुनवाई वगैरह होती है केस के बारे में, फिर वो निर्णय लेते, तो इस तरह से वो एक पब्लिक में जन सुनवाई की जाती थी। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन विच प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज टू गो अवे अंटिल देयर डिमांड्स वेयर मेट। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट मतलब जैसे धरना वगैरह लेके बैठते थे लोग, है ना, ऐसे जो
प्रथा होती थी वो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। और जो भी प्रोटेस्टर्स थे, मतलब जो भी धरने पे जो लोग बैठते थे, है ना, उनके मतलब वो किस लिए बैठे थे, उनकी कुछ डिमांड्स होती थी, है ना, कुछ अगर उनको कुछ मनवाना होता था गवर्नमेंट से या किसी भी चीजों से, तो वो ऐसे धरना लेके बैठते थे। अरुणा रॉय द सोशल वर्कर प्लेड अ लीडिंग रोल इन द मूवमेंट। ऐसे इस आंदोलन में जो अरुणा रॉय नाम के वीमेन थी, जो एक सोशल वर्कर थी, उन्होंने सबसे बड़ा मेन रोल वहां पे प्ले किया था उस आंदोलन में, धरना आंदोलन में। The government of Rajasthan finally gave into the demands of the people। फिर राजस्थान की गवर्नमेंट ने फाइनली ये जो डिमांड्स थे लोगों के, उसको उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया। On 25 July 2000 it passed a law on the right to information known as the Freedom of Information Bill। और फिर 25 जुलाई 2000 में ये जो बिल था वो पास हो गया और लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार मिल गया, जिसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल के नाम से जाना गया। Subsequently, several other states also passed their own laws on the right to information। और इसके बाद सारे राज्यों में ये जो बिल था वो पास हो गया, सारे राज्यों में राइट टू इंफॉर्मेशन का कायदा लागू हो गया। While all this development was going on, a body called the National Campaign for People's Right to Information was founded in 1996। उसके बाद जो कुछ ये जो डेवलपमेंट हुआ वो आगे बढ़ता ही गया और उसको फिर एक बॉडी बनाई गई, मतलब एक ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दिया गया नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब लोगों के अधिकारों की जानकारी के लिए एक नेशनल कैंपेन, ऐसा एक ग्रुप उन्होंने बनाया जो 1996 में वो फाउंड हुआ। दिस बॉडी कंसिस्टेड ऑफ सोशल एक्टिविटीज, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स एंड एकेडमिशियंस। उस ग्रुप में सारे हर एक फैकल्टी के लोग वहाँ पे ज्वाइन हुए थे, सभी लोग उस ग्रुप में वर्क करते थे। जैसे कोई सोशल एक्टिविटिस्ट में था, कोई जर्नलिस्ट था, कोई लॉयर थे, है ना, कोई प्रोफेशनल्स थे, कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स वगैरह थे, है ना, ऐसे कई लोग उसमें ऐड थे। The NCPRI and the Press Council of India prepared a draft of the Right to Information Law and sent it to the Government of India in 1996। फिर ये जो संगठना थी जो नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में NCPRI कहा जाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रेस काउंसिल जो थे इंडिया की, ये दोनों मिलके पूरे राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून पे वो प्रिपेयर करते थे, सारे चीज़ों को देखते थे और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट को, अपने इंडिया के गवर्नमेंट को फिर वो सेंड करते थे। तो ये जो चालू था वो कब कौन से ईयर में हुआ था? 1996 में। द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ बिल एंड सेंट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997। उन्हीं के साथ साथ फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो था हैदराबाद का, उन्होंने भी ऐसे ही बिल के बारे में उन्होंने प्रिपेयर किया और वो गवर्नमेंट को 1997 में सेंड किया। इट प्रपोज दैट द बिल बी नेम्ड एज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, और उस बिल का नाम क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल इन द पार्लियामेंट इन 2000। और ये जो बिल था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, ये गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 2000 में उन्होंने लाके रखा था, 2000 के साल में। It eventually became the Freedom of Information Act 2002। This act, however, could not come into effect because it had some defects। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो 2002 में वो मतलब वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें बहुत से इफेक्ट्स थे उस बिल में। Thus, in August 2002, NCPRI suggested some amendments in the Freedom of Information Act 2002 to the National Advisory Council। उसके बाद फिर अगस्त 2002 में जो NCPRI जो थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये हमें, वो उन्होंने किसको अमेंडमेंट दिया, किसको दिया? वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को सौंप दिया। The National Advisory Council endorsed most of the suggested amendments and recommended them to the Prime Minister of India to further action।
फिर जब ये बिल जो था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को मिला तो फिर उन्होंने ये जो एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास वो सौंप दिया। अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। This formed the basis of the subsequent Right to Information Bill. The Right to Information Bill was introduced in the Parliament on 22 December 2004. फिर ये जो इंफॉर्मेशन बिल था वो उसके सारे जो बेसिस थे वो पूरे क्लियर किए गए और फिर ये जो बिल था वो 22 दिसंबर 2004 को वो पार्लियामेंट में रखा गया। A total of 146 amendments were proposed in the bill in the parliament and finally it was adopted by a voice vote in 2005. फिर इसमें कई ऐसे 146 ऐसे उसमें अमेंडमेंट्स लिखे थे और उसको प्रपोज्ड किया गया था सारे बिलों में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने उसको वॉइस वोट के नाम से उसको अडॉप्ट किया। 2005 में उसका स्वीकार किया। The bill received official assent of the President on 15 June 2005 and thereby became an act. तो ये जो बिल था फिर वो रिसीव किया गया ऑफिशियली और राष्ट्रपति ने फिर 15 जून 2005 को उसको कानून में एक्ट में उसको लागू किया। The RTI Act aims to be bring about greater transparency and efficiency in administration and eliminate corruption. जो RTI एक्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करप्शन वगैरह जो होता है भ्रष्टाचार उसके खिलाफ वो एक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं। इट इंश्योर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड डेमोक्रेटिसेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसीजंस मेकिंग एट द ग्रास रूट्स लेवल। पब्लिक के लोगों की जो भी डेमोक्रेटिसेशन होते हैं उनके जो भी डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे ग्रास रूट लेवल के होते हैं। द एक्ट ऑल्सो शो द विटल रोल ऑफ द सिटीजन्स इन सेंसिटाइजिंग द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द नीड टू इनेक्ट अ न्यू लॉ। फिर जो इसे एक्ट जो होते हैं वो ये जो विटल रोल के जो एक्ट है वो जो भी नागरिक होते हैं जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके मतलब उनके थ्रू वो पार्लियामेंट में वो रखे जाते हैं और उनके जो भी मतलब नया कानून जैसे बनता है उसकी जो अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोगों के थ्रू वो डिस्कस करके वो सारे जो भी रोल जो है वो निकलते और बाद में वो गवर्नमेंट के सामने उसको रखा जाता है। द सिटीजन्स कैन डू दिस थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नागरिकों से नागरिकों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो वो पब्लिक मीटिंग के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर्स के द्वारा, एडिटोरियल्स के द्वारा या फिर टेलीविजन के द्वारा वो हम तक पहुंचाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉज। कंट्रोवर्शियल लॉज किस तरह से चेंज किए जाते हैं? A controversial law is a law that the general public find unacceptable even after the parliament has passed it. मतलब कंट्रोवर्शियल लॉ जो है वो क्या है? जैसे कोई जनरल पब्लिक लोग जो है वो किसी भी लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अनएक्सेप्ट करते, इससे मतलब वो जो लॉ है वो पार्लियामेंट के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है, उसको पास किया जाता है, लेकिन उसको लोग पास नहीं करते हैं। ऐसे लॉज को कंट्रोवर्शियल लॉ कहा जाता है। Such a law arouses controversy as the people many feel that although the law is constitutional for example, in conformity with the constitution, the idea behind it is unfair and harmful to a particular section of society. इट मीन्स जैसे कोई लॉ है जो कंट्रोवर्शियल लॉ है जो लोगों को वो मतलब गलत लग रहा है ना, लेकिन वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो गवर्नमेंट ने उसको पास किया है। बट जैसे समाज में कोई पर्टिकुलर जो कोई सेक्शन होता है समाज का, अगर उसको किसी रूल की वजह से अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, हार्मफुल अगर वो हो रहा है उसके लिए, है ना, तो वो उसका विरोध भी कर सकता है। In the case of such laws, the public can bring them to the notice of the parliament. ऐसे केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है कि ये कायदा या ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, इसको बदलवाना है, अगर कुछ होता है तो पब्लिक जो है वो पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को एक नोटिस दे सकती है।
ऑल्सो दे कैन पुट प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट, और वो पार्लियामेंट में प्रेशर भी दे सकते हैं कि आप इस लॉ को चेंज कीजिए या इस कायदे को, इस रूल को चेंज कीजिए। They can do this by writing about in the newspapers, reporting it to the TV news channels, holding public meetings, writing about it to the concerned ministry, and finally approaching the judiciary which has the power to modify the law। उसके बाद फिर गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है वो इसको राइटिंग में लोगों के सामने पेश करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में देती है ना, पब्लिक मीटिंग में, रिपोर्टिंग में, टीवी न्यूज में, चैनल्स में, और हर एक जैसे पब्लिक मीटिंग्स में, और वो फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्टर लोग होते हैं, उनको वो रिटर्न में लिख के देते हैं, और फिर फाइनली वो जो केस है वो जुडिशियरी के पास जाता है, और वो ही इस लॉ को, उनमें ही एक पावर है, उनके हाथ में पावर है कि वो लॉ को मॉडिफाई कर सके। Examples of such bills are the Bill of Regularization of Unauthorized Colonies, the Bill on Removing Industries from Residential Area, and use of helmet by the drivers of two-wheelers, है ना। मतलब ऐसे कुछ जो रूल्स या रेगुलेशन गवर्नमेंट चलाती है ना, जैसे कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे रेगुलराइजेशन, या फिर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जो रेगुलेशन जो होता है उसके बारे में, या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह, अगर कोई कारखाने की वजह से अगर कोई, जैसे कोई रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई कारखाना चल रहा है, उसको रिमूव करना, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसको गवर्नमेंट पास कर देते, कारखाने को वो मतलब उसको अथॉरिटी दे देती है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को वो नोटिस दे सकते हैं कि हमें ये इसको रिमूव करना है, ये फैक्ट्री को, हमें इससे प्रॉब्लम है करके, नहीं क्या, ऐसे कुछ। या फिर कुछ यूज ऑफ हेलमेट बाय द ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स, इस रीजन के भी बिल दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई जो रीजंस है जिसको गवर्नमेंट तो उस रूल को पास कर देती है, बट अगर पीपल्स को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे बिल्स, ऐसे लॉज को तोड़ने के लिए वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है, in each of the above cases the parliament passed a law and the group of people who did not like the law came out and opposed the law by adopting various methods like protest, public meeting and campaigns through television channels। फिर पार्लियामेंट जो है तो ऐसे केसेस का जो है, फिर पार्लियामेंट ऐसे केसेस के जो लॉ है उसको पास करती है, लेकिन बाद में फिर जब लोगों का ग्रुप बना के, मतलब लोगों के ग्रुप में वो उस लॉ के बारे में चर्चा करवाती है, उनके बारे में मीटिंग वगैरह लेते हैं, है ना, पब्लिक मीटिंग्स लेते हैं और कैंपेन वगैरह करते हैं, फिर टेलीविजन में, चैनल्स में वो पब्लिकेशन करवाते हैं। दे इवन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। In some cases they were successful in bringing about changes in this law too। और वो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें अप्रोच करती है, और ऐसे केसेस में अगर मतलब जहाँ सक्सेसफुल कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका फिर वो लॉ भी बनाते हैं। Thus the citizens play an active role in making the parliament function properly and successfully। इसी तरह से जो भी नागरिक जो होते हैं उनके प्रॉब्लम्स या उनके रोल्स जो है वो उनके एक्टिव रोल होते हैं, और पार्लियामेंट के फंक्शन में प्रॉपरली और सक्सेसफुली उनका हस्तक्षेप भी उसमें किया हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेसन है ये पे ख़त्म होता है। अगर आपको आज के लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।